हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो रासायनिक बल गतिकी चैप्टर चल रहा था, उसमें जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने आरएनए सिद्धांत जो है उससे संबंधित ग्राफ और जो सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था उसको व्युत्पन्न कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन जो आरएनए सिद्धांत है उसकी जो थ्योरेटिकल एजम्पशंस है, मतलब जो सैद्धांतिक रूप से अवधारणाएं हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बोर्ड पर यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ दिख रहे हैं, उन ग्राफ को एक बार आप समझ लो, फिर उसके बाद में मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से जो आरएनए सिद्धांत है उसकी अवधारणाएं बताऊंगा, आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आरएनए सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया था। तो आरएनएस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक जो के है के उसको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बोलते हैं, और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप जो टी है उसमें एक संबंध स्थापित किया, जिसको अपन एक तरह से आरएनएस समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरएनएस समीकरण। इसमें के जो था, के था वेग स्थिरांक, टी ताप बता ही दिया, ए जो होता है ना ए, उसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है आरएनएस गुणांक और एक ई है ना ई, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। ठीक है, और इस चरघातांक से पहले आ रहा है ये, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है पूर्व चरघातांकी गुणांक या आरएनएस गुणांक। ई जो होता है ना ई, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था पूरा विस्तार से। और आर जो है उसको बोलते हैं गैस नियतांक, और गैस नियतांक का मान भी बता दिया था आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसको फिर अपने सोल्व कर लिया था T1 ताप पर, T2 ताप पर, अलग अलग तरीके सोल्व करके जो अंतिम जो सूत्र अपने पास था वो था log K2/K1 बराबर E/2.303 R, ब्रैकेट के अंदर था T2 - T1/T1 T2। ठीक है, तो उससे अपन सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन सक्रिय ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तो देखो पहले ये जो ग्राफ है इसको समझते हैं। ये जो ग्राफ है आपके सामने बना हुआ स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक। अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब होता है अभिक्रिया किस तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप इसको भी याद रख सकते हो, अभिक्रिया का पथ, पथ का मतलब रास्ता। ठीक है, इस तरफ रिएक्शन जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सक्रिय संकुल। सक्रिय संकुल का मतलब होता है संक्रमण अवस्था। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल है, इसको समझो आप। जैसे मान लो मैंने सिर्फ दिया H2 और I2, इसमें आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2HI। ये आंसर यहाँ पे आएगा। इसमें जो बीच में जो अवस्था आएगी उसको क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को तो बोलेंगे क्रियाकारक। ये दोनों जो है वो तो क्या होंगे, क्रियाकारक, और ये जो है ना वो क्या होगा, उत्पाद। लेकिन क्रियाकारक और उत्पाद जो है उनके बीच में एक अस्थायी अवस्था आती है और उसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था से जो क्रियाकारकों के पुराने बंध हैं उनके टूटने और नए बंधों के बनने की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संक्रमण अवस्था कहां पे बनती है, तो संक्रमण अवस्था बनती है ग्राफ के शीर्ष पर। ये जो शिखर है, शिखर, इस सक्रिय संकुल को ही संक्रमण अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में अगर उष्माशोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका जो कारण है वो ये है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हो आप, मैंने बताया था आपको T और T+10, T ताप था एक तो, और एक था T+10 ताप। तो T+10 ताप का मतलब हुआ कि 10 प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक दुगना हो जाता है, दुगना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ताप है ना, ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। क्रियाकारकों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। देखो यहाँ पर जो ग्राफ बना रखा है उस ग्राफ में आप इसको देखेंगे तो ये T ताप के ऊपर है, ये T+10 के ऊपर है। यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये तो था जो T ताप था उसके ऊपर अभिक्रिया में भाग लेने वाले या अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या। कब? जब ये वाला भाग है तब। लेकिन जब अपन T+10 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, ये हुआ अतिरिक्त अणु, मतलब T+10 ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है ये वाला भाग। ठीक है, इसको आप पेंसिल से लाइट बना सकते हैं, यहाँ पर डार्क जोन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये ग्राफ हो गया गतिज ऊर्जा और अणुओं का अंश। अणुओं का अंश का मतलब होता है कितने ज्यादा अणु अब भाग ले रहे हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा, और वास्तव में भी होता है ये कि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा जाता है तो क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो पहले की तुलना में वो अब शीघ्रता से अभिक्रिया में भाग लेने लग जाते हैं। ये सब चीजें मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल रूप से लिखवाऊंगा अभी और बताऊंगा। पहले आपको ग्राफ को समझा रहा हूं मैं।
इसके बाद में ये जो ग्राफ है इसमें तो अपन ने T+10 और T ताप पर अलग अलग लिया है। ये जो ग्राफ है इसके अंदर ओनली अपन ने से कहा कि ताप पे किस तरीके से निर्भरता हो सकती है। तो गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश में यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट, इसका शिखर ये है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। मतलब एक अति का मतलब है ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा संभावना जो है वो गतिज ऊर्जा की कहां पर है, इसके शिखर के ऊपर। तो ये 3 ग्राफ जो है वो आप इनको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद में आप इसको ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको जो आर्यनीय सिद्धांत है उसकी जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, मतलब पूछ लेते हैं कई बार कि आर्यनीय सिद्धांत की अवधारणाएं बताओ, या फिर पूछ लेते हैं सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया के जो वेग है वो किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको, आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लो। पहली बात, पहली जो अवधारणा है वो क्या थी, आर्यनीय ने ऐसे कहा कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित, किसी अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित सभी क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। सभी क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये पहली चीज बताई इन्होंने कि सभी क्रियाकारक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन भाग लेगा। उसके बाद में दूसरा जो है उन्होंने कहा कि केवल वे ही अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया के अंदर जो सक्रिय होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि सक्रिय अणु कहते किसको हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कह दिया कि सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और निष्क्रिय अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन सक्रिय अणु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जो है अपन इसके आधार पर ले सकते हैं, EA के आधार पर। तो पहले आपको पहले EA की परिभाषा बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद में आप सक्रिय अणु जो उसको समझ जाओगे। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, ग्राफ के अंदर देखो आप, यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा जो है ना, यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा, उसको बोल रहे हैं अपन सक्रिय ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रियाकारकों किसी, ऐसे बोल सकते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की वह अतिरिक्त ऊर्जा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। क्रियाकारक को उत्पाद में बदलना है ना, तो इस बैरियर को पार करना पड़ेगा, इस ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, वह अतिरिक्त ऊर्जा, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में सक्रिय ऊर्जा के आधार पर, मतलब अगर आप ऐसे कहें कि सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग वो ज्यादा होगा कि कम होगा, तो कम होगा। अगर मान लो आप इस बैरियर को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते, यहाँ तक आता, तो जो क्रियाकारक यहाँ तक पहुंच रहे हैं ये वाले क्रियाकारक भी तो अभिक्रिया में भाग ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा, सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पूछा हुआ है कि अभिक्रिया के वेग और सक्रिय ऊर्जा में क्या संबंध है, तो हमेशा ध्यान रखना अभिक्रिया के वेग और सक्रिय ऊर्जा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अब सक्रिय अणु की परिभाषा क्या होगी इसके आधार पर, तो वे अणु जिनकी ऊर्जा EA के बराबर या इससे अधिक होती है, वे अणु जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होती है या इससे अधिक होती है, उनको बोलते हैं सक्रिय अणु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता भी लग गया कि कौन अभिक्रिया में भाग लेगा जिसकी ऊर्जा कम से कम इतनी हो और इससे ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है कि निष्क्रिय अणु किसे कहेंगे। तो निष्क्रिय अणु की परिभाषा आप इससे पता लगा सकते हैं कि जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से कम होती है, जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से कम होती है उनको बोलते हैं निष्क्रिय अणु, और निष्क्रिय अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आप नोट करते चले जाना इनको। अगली जो बात है वो है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, जैसे कि अपन ने पढ़ रखा है कि अभिक्रिया का जो है वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ताप बढ़ाने पर जो क्रियाकारक अणु होते हैं, अभी मैंने ग्राफ से बताया था आपको, क्रियाकारक अणु जो है ना उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि। मतलब वो पहले की तुलना में ज्यादा वेग से क्या करने लग जाते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने लग जाते हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से पहले की अपेक्षा अब वो अभिक्रिया में शीघ्रता से भाग ले पाते हैं, इसलिए जो है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और छठे नंबर की जो बात है वो ये है कि किसी भी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, किसी भी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इस ऊर्जा अवरोध जो है उसको क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि क्रियाकारकों का उत्पादों में परिवर्तन होने से पहले, क्रियाकारकों का उत्पादों में परिवर्तन होने से पहले एक अस्थायी अवस्था आती है
जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं, जो कि एक अस्थायी अवस्था होती है, जो कि एक अस्थायी अवस्था होती है, जिससे जो पुराने बंध होते हैं ना, पुराने बंध उनके टूटने, पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने की जानकारी प्राप्त होती है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि संक्रमण अवस्था जो होती है ना, संक्रमण अवस्था, उसकी उपयोगिता क्या होती है। तो संक्रमण अवस्था की उपयोगिता क्या होगी, क्रिया कारकों के मध्य उपस्थित पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने की जानकारी प्राप्त होती है, किससे, संक्रमण अवस्था से। तो देखो पुराने बंध कौन से वाले हैं, एच और एच के बीच में और आई के बीच में, और नए बंध कौन से हो गए, एच आई के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि आरएनए सिद्धांत जो होता है उसकी ये मुख्य अवधारणाएं होती हैं, आपको परिभाषा आनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर एग्जाम में लिख दिया गया वाई, और इस जगह पर है ना, इस जगह पे लिख दिया गया एक्स, और ऐसे कहा गया कि एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई को पहचानिए, मतलब एक्स की जगह पे क्या आएगा, वाई की जगह पे क्या आएगा। तो वाई की जगह तो लिखना था आपको सक्रियण ऊर्जा, और एक्स की जगह पे लिखना था अभिक्रिया की औसत ऊर्जा या डेल्टा एच, अभिक्रिया एंथैल्पी भी कह सकते हैं इसको। फिर ये भी बोला था कि ईए की परिभाषा बताओ, तो मैंने बता दी आपको, वह अतिरिक्त ऊर्जा या वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रिया कारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। और यहाँ से आपको अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ जाए, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, ईए और जो डेल्टा एच है, मतलब ईए और अभिक्रिया की जो ऊष्मा है, अभिक्रिया की ऊष्मा है, उसका योग एक तरह से क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। कुछ किताबों में इस स्थितिज ऊर्जा को दहली ऊर्जा भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज न हो, दहली ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक ही बात है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीज हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन जो सक्रियण ऊर्जा जो है ना, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे उनको सोल्व करेंगे। एक बार मैं फॉर्मूला आपको फिर बता देता हूँ, ये फॉर्मूला अपने पास यूज होगा, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में था T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के आधार पर जो है अपन यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा के मान या जो वेग नियतांक है उसके मानों की गणना करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है वो आप इन क्लासेज को शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो हम भी जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचाइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।